हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग करें फाइनल अकाउंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 10। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अगेन आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके आने के चांसेस आगे भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या सर लास्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 9 में जो क्वेश्चन आपने समझाया था, क्या उसको कराने वाले हो या नया क्वेश्चन कराने वाले हो? मैं एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद वो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अगर बाई चांस आपसे नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को करने में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिया था। तो और सारी एडजस्टमेंट भी लगभग मैंने उसकी समझा दी थी। तो हम अपना टाइम सेव करते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कहाँ से लिया गया है। जे आर मोगा बुक से लिया गया है। पास्ट ईयर के एग्जाम में के जो क्वेश्चंस आप देखते हैं 10 ईयर में, वहां पर भी क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास जे आर मोगा पुरानी है नहीं है तो कहीं पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आगे पीछे ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। The following is the trial balance of a trader as on 31st March 2018। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको। अब ट्रायल बैलेंस में हम नॉर्मली अभी आइटम्स नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा अपनी एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो, जो हमारे बीकॉम लेवल में क्वेश्चन आने वाला है उसमें नॉर्मली 7 से 8 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए जरा एक बार एडजस्टमेंट को हम देखना शुरू करते हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। एक यहाँ पे दी गई है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एज सच आपको परेशान नहीं करने वाली है। दूसरा, एक यहाँ पे जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है कॉमन डेट्स की, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं अपने वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने कॉमन डेट को अच्छे से समझाया हुआ है वो इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा। हालांकि ये वीडियो लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट 20 साल बाद 50 साल बाद भी सेम ही रहते हैं, राइट, जब तक उनमें कोई चेंजेस ना आए। आगे कह रहा है बिल्स रिसीवर इंक्लूड ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन व्हिच हैज बीन डिसऑनर्ड। ये तो नॉर्मल सी जर्नल एंट्री है कि हमारा बिल रिसीवर डिसऑनर हो गया। अब बिल रिसीवर जब डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होती है? डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो डेटर आपके बढ़ जाएंगे और बीआर आपके कम हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेटर्स टू बीआर 5000। तो डेटर यहां पे बढ़ेंगे और बीआर आपके कम हो जाएंगे। अब यहां पे एक एडजस्टमेंट ये वाली नहीं है। सेल्स इंक्लूड 5000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। Approval was not received till 31st March. Goods are sold at a profit of 25% on cost. अब ये क्या है? ये है goods sold on approval basis। ये एडजस्टमेंट की वीडियो लेक्चर भी मैं इस वीडियो में आगे प्ले करूंगा, तो आपको ये दोनों एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना है। कौन सा? एक तो है इसमें गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और दूसरा है यहाँ पर कॉमन डेट्स। बीकॉम के एग्जाम में ये दो एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो इनको ध्यान से आप देखिए। पुरानी वीडियोस है, कॉन्सेप्ट की वीडियोस है, मैं चलाऊंगा, ठीक है, तो उनको आप समझ लेंगे। फिर इसके ऊपर हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे कह रहा है वेजेस इंक्लूड ₹5000 स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2017, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो 17-18 का कर रहे हैं। तो साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने वेजेस पे करी थी फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, जो कि वेजेस अगर इरेक्शन ऑफ मशीनरी के लिए पे करी गई है तो यहाँ पर वो उसकी कॉस्ट का ही हिस्सा बनेगी। यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होनी चाहिए थी, अकाउंटेंट से यहाँ पे गलती होगी, उसने वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, तो वेजेस से हटाएंगे, मशीनरी में दिखाएंगे। तो ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, यानी एंट्री गलत हुई है। मशीनरी को डेबिट करेंगे और वेजेस को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी में जोड़ देंगे और वेजेस में माइनस कर देंगे। वेजेस कहां पे मिलेगी आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड पर।
फिर उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% का डेटर के ऊपर प्रोविजन बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर प्रोविजन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको करेक्ट डेटर का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अभी ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹2000, नॉर्मल सी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस से कम हो जाएगा और प्रीपेड बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसमें भी कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, वो भी कुछ मुश्किल पॉइंट नहीं है इसमें। तो मशीनरी को आप एसेट साइड पर बैलेंस शीट में कम कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे डेप्रिसिएशन। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट आपको बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो एडजस्टमेंट अच्छी दिखाई दे रही है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये है सेकंड नंबर और एक है थर्ड नंबर। सेकंड नंबर है कॉमन डेट्स और थर्ड नंबर है कॉमन डेट्स। सर ये क्या होते हैं समझाऊंगा। कॉमन डेट्स और थर्ड एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। बाकी आप आराम से चेक करो, बाकी में तो ओहो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इन दोनों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएंगी। और बाकी तो सभी इजी सी एडजस्टमेंट है, उनमें कुछ मुश्किल नहीं है। किसी में कोई गलती हो गई है, किसी में कोई एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो वो तो हम इजीली कर ही लेंगे। अब फटाफट से काम करते हैं। यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट पे ट्रायल बैलेंस पे मार्क कर लेते हैं किस किस आइटम पर एडजस्टमेंट है। सबसे पहले है स्टॉक, उसके बाद है डेटर्स और क्रेडिटर। डेटर्स और क्रेडिटर में सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट है डेटर एंड क्रेडिटर में, तो मैं उसके ऊपर लिख देता हूं डेटर एंड क्रेडिटर में सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है कॉमन डेट्स की डेटर एंड क्रेडिटर पे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बिल रिसीवेबल यानी डेटर और वीआर में इंपैक्ट डालेगी, तो बिल रिसीवेबल में थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है और डेटर पे तो हमने मार्क कर ही रखा है, एक और कर देते हैं। लो जी थर्ड नंबर भी लिख दिया, एक जगह भी मार्क कर लोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये सेल्स पे इंपैक्ट डालेगी। सर ये आपने समझाई तो नहीं है, कोई बात नहीं अभी समझेंगे, चिंता की बात क्या है। सेल्स कहां पर है ये देखो जरा, सेल्स कहां पर है। सेल्स अरे यार सेल्स कहां गायब हो गई। हाँ ये इसमें छिपी बैठी है सेल्स। सेल्स के ऊपर आपकी है फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद सेल्स के ऊपर आ गई, उसके बाद आगे है हाँ ये एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी इंपैक्ट डालती है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को तो चलो हम याद रख लेंगे। वेजेस, मशीनरी और वेजेस, तो वेजेस पे आप यहाँ पे लिखना चाहो तो प्लांट एंड मशीनरी पे लगा दो क्योंकि पहले आ रही है आइटम। यहाँ पे फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट है जो वेजेस को भी इंपैक्ट करेगी। वेजेस फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ में आपका डेटर है, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है, तो सिक्स्थ नंबर आप डेटर पे भी यहाँ लिख दीजिए सिक्स्थ नंबर। ये डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट चल रही है, पहली कॉमन डेट्स की है दोनों पे है और बाकी डेटर्स की है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है आपका प्रीपेड टैक्सेस, रेट्स टैक्सेस 2000, तो ये इस पे है। कौन से नंबर आ गई है? 7 नंबर, 7 नंबर। फिर उसके बाद लास्ट वाली एडजस्टमेंट आपकी आ जाती है डेप्रिसिएशन मशीनरी। अब मशीनरी में यहां पर ये है लास्ट वाली 8 नंबर। मशीनरी में एक सेकेंड, डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, और मशीनरी में ये कौन सा पॉइंट है जी आपका? अच्छा इरेक्शन वाला 5वां पॉइंट भी है वेजेस के ऊपर, ठीक है। और कोई इसमें नहीं है, बस ये एडजस्टमेंट है। चलो
चलिए फ्रेंड्स, मैं मान के चलता हूं आपने कॉमन डेट्स को और गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस को अच्छे से समझ लिया है। और अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे चलिए फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से यहां पर हम इस क्वेश्चन में जो बाकी आइटम्स हमारी बच गई हैं एडजस्टमेंट के अलावा, उनको फटाफट से देख लेते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हम अपने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ज्यादा टाइम लगा पाए। तो चलिए जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये हमने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन जिन पर एडजस्टमेंट नहीं है उनको हम फटाफट से डील कर लेते हैं। चलिए जी, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ रहा है कैश इन हैंड। सर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमने कैश इन हैंड को बैलेंस शीट में डाल दिया। कैश इन हैंड को बैलेंस शीट में डाल दिया। यहां पे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं। उसके बाद आ रहा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में रख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में आप देखिए यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका इनर कॉलम में तो हम रख ही लेते हैं ना, एक इंपैक्ट तो डाल ही लेते हैं, इनर कॉलम में रख देंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 50,000। 50,000 लो जी, 50,000। उसके बाद आगे चलो, डेटर्स एंड क्रेडिटर, इनमें एडजस्टमेंट है तो एक इंपैक्ट तो आप डाल ही लो, इनर कॉलम में रख देना। 25 डेटर है और 40 क्रेडिटर है। 25 डेटर है और 40 आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक 1 अप्रैल 2017 का। 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे फटाफट से कहाँ डालेंगे हम? ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद आता है 5% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 2017। आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसका रिवर्स है। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और उसकी डेट आपको यहाँ पे पता है तो आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, अगर आपके पास नई बुक हो तो उसमें 15% दिया होगा और नहीं दिया हो तो आप इसको 15% कर लीजिए, क्योंकि आंसर जो है 15% के हिसाब से इसका दिया हुआ है। तो 20,000 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और 1 साल का अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो हमारी इनकम इंटरेस्ट की बननी चाहिए 3,000 रुपए। साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीदी थी तो पूरे साल का ब्याज कितना बनना चाहिए? 3,000 रुपए। अब हम क्या चेक करेंगे? देखेंगे कि क्या कोई हमें ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में क्या कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, यानी इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव करा है ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपए का। तो 3,000 में से 2,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, तो बाकी जो आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड इंटरेस्ट बचा हुआ है वो 1,000 का है। तो उसकी एंट्री आप क्या डालोगे? इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, यानी अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो जो 1,000 है एक तो आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड पर, और दूसरा ये आ जाएगा आपके इनकम यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। जो ये इंटरेस्ट आप डालोगे क्रेडिट साइड पर उसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 आ जाएगा और एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उसी के जैसा है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन या इंडिविजुअल लोन का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसमें हमने लोन लिया था तो हमारे लिए खर्चा हो रहा था, इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें इनकम मिलेगी। यहाँ पे 15% लोन भी हो सकता है कि आपने लोन दिया है किसी को, तो ये कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है। हालांकि बस उसी का उल्टा कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट 13 एडजस्टमेंट में देखा था, ये वाला पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। एक सेकेंड,
एक मिनट रुकिएगा, इसका ना जरा एक सेकंड कॉपी बना लेता हूँ, कभी कोई इसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर बाद में इजी रहे हमारे लिए। चलो, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमने कर लिया। एक तो इन्वेस्टमेंट को कहाँ डालोगे आप, इन्वेस्टमेंट कितने की है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, तो एक तो एसेट है, एसेट साइड पे ले जाओ, पहले इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड पर ले जाओ। 20,000 की हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये लिख दी है, लो जी 20,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है। उसके बाद इसके इंटरेस्ट की भी एंट्री हम कर देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुड़ जाएगा, जो ये आपका 2,000 जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपको मैं दिखा दूंगा बाद में। और दूसरा ये इंटरेस्ट, हाँ आपके बैलेंस शीट में जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो मैं अभी चलो दिखाई देता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आप 2,000 वहां से आप कॉपी करोगे ट्रायल बैलेंस से, और ये आपका एडजस्टमेंट वाला है जो कि हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दी होती है, तो 3,000 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा और एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, टेंशन की बात नहीं है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमें दे रखा है परचेजेस एंड सेल्स, तो यहाँ पे इनमें एडजस्टमेंट है तो कोई बात नहीं। परचेजेस में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेल्स में है तो कोई बात नहीं, एक एक इम्पैक्ट तो इनका डाल ही लेते हैं। परचेजेस को हम रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ट्रेडिंग में डेबिट पर, और सेल्स को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया 190, परचेज को भी रिकॉर्ड कर दिया और सेल्स को भी रिकॉर्ड कर दिया। बस ध्यान ये रखना है जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है उनको इनर कॉलम में रखना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा उनके आसपास आजू बाजू पे स्पेस छोड़ देना ताकि उनमें प्लस माइनस हम कर पाए बाद में। ओके सर, बैंक ओवरड्राफ्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 का है तो क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी पे आप सीधा डाल दो, ये लो जी लायबिलिटी पे हमने डाल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 20। आगे उसके बाद हमारे पास है वेजिस, वेजिस पे एडजस्टमेंट है तो एक इम्पैक्ट इसका डाल लेते हैं, अभी 28,000 डाल लेते हैं इनर कॉलम में, और वेजिस क्योंकि डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग में आएगा। उसके बाद सैलरी, सैलरीज हमारा यहाँ पे 16,000, तो ये स्केल से आप ना लाइनें डाल लिया करो, यहाँ पे कभी कभी गलती होने के चांस हो जाते हैं। सैलरी हमारी है 16,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, यहाँ पे 15,000 को आप डाल लो, इस पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड की, तो 15,000 अभी हम लिख के इनर में छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, नहीं फर्दर बैड डेट तो नहीं है, यहाँ पर प्रोविजन ही बनाना है, लेकिन बैड डेट जो हमारा इस बार नुकसान हुआ है, नया कोई नुकसान मतलब जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी एंट्री हम डाल चुके हैं, फर्दर बैड डेट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं होंगे, यानी इस साल हमारा नुकसान हुआ है 6,000 का, जो हमने लास्ट ईयर के एंड पे तैयारी की थी इस साल के नुकसान को बियर करने के लिए, वो तैयारी हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन है। प्रोविजन देखो ओल्ड वाला दे रखा है जो कि हमारे पिछले साल के एंड पे बनाया गया था इस साल के लॉसेस से उनका इम्पैक्ट कम करने के लिए। तो इस साल नुकसान कितना हुआ 6,000 का, तो उनका इम्पैक्ट इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और आप चाहो तो अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, पुराने प्रोविजन का बैलेंस कौन सा क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हो, उसका नेट रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। आगे फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट पे जाएगा। ओह बीच में कुछ आइटम छूट गई है, सॉरी बीच में कुछ आइटम छूट गई है। बैड डेट्स के बाद ड्रॉइंग्स 5,000 की ड्रॉइंग कैपिटल से लेस कर लो भाई, ड्रॉइंग्स को कैपिटल से लेस कर दिया जाएगा माइनस। उसके बाद बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है और बिल पेबल पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल पेबल को 21,000 डाल देते हैं और बिल रिसीवेबल को इनर में डाल देते हैं 15,000। बिल पेबल को 21,000 आउटर में डाल दो क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बिल रिसीवेबल को इनर में डालो क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद बात आती है कैरीज इनवर्ड 6,000। कैरीज इनवर्ड ये डायरेक्ट नेचर का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधा ट्रेडिंग में डाल दो। फिर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी परचेज के टाइम पे लगी, तो आपको मैंने समझाया था डायरेक्ट नेचर का है 16,000। लो जी 16,000 हमने यहाँ पे डाल दिया ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000,
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। एडवर्टीजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा एडवर्टीजमेंट कितने का 30,000 का एडवर्टीजमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने समझ लिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दोनों कर लिया। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ध्यान रखना ट्रेडिंग का नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनडायरेक्ट नेचर का है। फिर उसके बाद फर्नीचर 20,000 का यहाँ पे आ रहा है, तो फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आपका बैलेंस शीट में आप इसको रख दीजिए, फर्नीचर 20,000। फिर उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स। हाँ, ये पॉइंट बच्चों को कई बार परेशान कर सकता है, सर ये समझ में नहीं आ रहा वैल्यू एडिड टैक्स। देखो क्या होता है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे पहुंचा कैसे वो समझा देता हूँ। भाई हमने गुड्स बेचा, सपोज करो 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, तो उस पर हमने टैक्स लगाया 25,000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। तो हमने कस्टमर से कितना लिया 1,25,000, हमारी सेल्स कितनी हुई, सेल तो सर 1 लाख ही हुई। तो ये जो वैट होता है ना, VAT वैट, यहां पे आता है 25,000। मतलब गवर्नमेंट ने, हालांकि इसकी जगह आजकल तो GST आएगा, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें वैट दिख रहा है। तो पहले क्या चलता था, GST से पहले वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि सेल्स टैक्स का ही इंप्रूव्ड वर्जन था, वैल्यू एडिड टैक्स। तो गवर्नमेंट कह रही है जब आप अपना गुड्स बेचते हो तो हमारा पैसा भी कलेक्ट कर लेना कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर कहाँ टैक्स हमें जमा कराता फिरेगा, उसको नॉलेज नहीं है। तो आप जब गुड्स बेचोगे तो आप हमसे उससे पैसा ले लेना हमारे नाम का। लेकिन याद रखना ये पैसा आपके बैंक में जो आया है वो आपकी एक लायबिलिटी है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। बैंक में इतना पैसा आया और ये हमारी एक लायबिलिटी है, तो ये हमें देना है, तो ये कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड पर आएगा। ये हमारा लायबिलिटी साइड पर आएगा बैलेंस शीट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वैल्यू एडिड टैक्स हमने देखो लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ है, हालांकि आजकल इसकी जगह पे GST आएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो पूछना चाहेगा तो। कैपिटल यहाँ पे 157, तो कैपिटल सिंपल है, रख लीजिए कैपिटल। लो जी, आप मुझे एक बात बताओ, ये है हमारे फ्री के नंबर। अगर किसी बच्चे को फाइनल अकाउंट के मान लो क्वेश्चन उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करे, तो यार फ्री वाले नंबर तो ले लो। एडजस्टमेंट में ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी एडजस्टमेंट मुश्किल आएंगी, एडजस्टमेंट में भी कोई ना कोई 2-4 एडजस्टमेंट तो आप वैसे ही कर लोगे। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का एक एक जो इम्पैक्ट है वो डाल के चलो साथ के साथ। जो एडजस्टमेंट जिनके ऊपर है उन पे इनर कॉलम में डाल के चलो, और जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उनको आउटर कॉलम में डाल के चलो। तो मैं ये कह रहा हूं आपको काफी सारे नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं भी हो पाती है, तब भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर छोड़ने नहीं है, ध्यान रखना। चलिए अब हम एडजस्टमेंट्स को करेंगे। और हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस फाइनल अकाउंट। जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में है तो ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लास 11th में भी फाइनल अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली क्लास 11th में ये एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाती। ये पूछी जाती है या तो प्रोफेशनल एग्जाम में, या फिर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस में ये एडजस्टमेंट होती है फाइनल अकाउंट में। तो चलिए जल्दी से इस एडजस्टमेंट को हम समझ लेते हैं। बड़े सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है खत्म होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते हैं। ये है मिस्टर बीन, यानी एक बिजनेस ओनर। अब इन्होंने एक नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, यानी नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट इनका एग्जिस्टिंग है लेकिन एक नई मार्केट में जा रहे हैं, वहां पर इनके प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, हम इनको मैन्युफैक्चरर मान के चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहां पे शॉपकीपर हैं, जो रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास ये अपने प्रोडक्ट को लेके गए और उनको कहा कि भाई ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। तो ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है वो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, किसी दूसरी कंपनी का वो बेच रहे हैं, तो इनका क्यों खरीदेंगे। तो इन्होंने काफी कन्विंस किया लेकिन नहीं माने। तो इस केस में बिजनेस ओनर ने यानी मिस्टर बीन ने अपना माइंड लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को ऐसे ही रख लीजिए, ये सेल नहीं है, हम आपसे पैसा अभी नहीं ले रहे हैं, ये सेल नहीं है,
आप चाहो तो इसको वापस भी कर देना, हम आपसे कोई पैसा अभी नहीं ले रहे हैं, बस आप अपनी शॉप में हमारा प्रोडक्ट रख लीजिए। जैसे ही कोई कस्टमर आए तो हमारा प्रोडक्ट भी आप दिखाइएगा, जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बेच रहे हैं वो तो आप दिखाएंगे, साथ में हमारा प्रोडक्ट भी दिखाइएगा। अगर कस्टमर को पसंद आएगा तो वो ले लेगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और आप चाहो तो ये सारा का सारा माल हमें वापस भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद कर रहे हैं तो आप हमें अप्रूवल भी दे सकते हो। मतलब आप कह सकते हो हाँ जी आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पर सेल मान सकते हो। जब तक आप नहीं कहोगे तो हम ऐसा मानेंगे नहीं कि हमने आपको गुड्स बेचा हुआ है, ठीक है। तो आपको लगे कि बेकार प्रोडक्ट है तो वापस कर देना। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी मिस्टर बीन ने क्या किया, यहाँ पर 3 शॉप पर अपना रिक्वेस्ट करके अपना प्रोडक्ट रखवा दिया और इनको बोला कि भाई अपनी अप्रूवल दे देना, अगर आपको लगता है कस्टमर से डिमांड आ रही है तो आप अप्रूवल दे देना, उस टाइम हम सेल मान लेंगे और बाद में आपसे पैसा ले लेंगे। चलिए, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या होता है कि याद रखने के लिए यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करेगा, जर्नल एंट्री डाल देगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी डेटर का ऑब्वियसली नाम आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर यहाँ पे डेटर्स टू सेल क्यों बोला आपने, ये तो कोई सेल है ही नहीं। हाँ, ये कोई सेल नहीं है, हम अभी मान के चल रहे हैं ताकि याद रहे कि भाई डेटर हमने गुड्स बेच दिया, हमने ऐसा मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया डेटर्स टू सेल। लेकिन हम ये याद रखेंगे कि अगर उन लोगों से इस साल के एंड तक कोई अप्रूवल नहीं आई, मतलब उन लोगों ने नहीं कहा कि हाँ आपका प्रोडक्ट हमारा हुआ, आप इसको अपनी सेल मान लीजिए, जब तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दी तो हम इसकी जो एंट्री हमने करी डेटर टू सेल उसको रिवर्स कर देंगे। तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी ही नहीं चाहिए। हम अपनी याद के लिए डेटर टू सेल कर लेते हैं। अगर अप्रूवल नहीं आई 31 मार्च तक तो क्या कर लेंगे, हम रिवर्स कर लेंगे एंट्री, क्योंकि हमने पहले ही उनको क्या बोला हुआ है कि ये गुड्स तभी सेल माना जाएगा जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है जी आपको अपनी बात को समझाने के लिए। तो पहले आप ध्यान से एग्जांपल को पढ़ेंगे। यहाँ पे सेल्स है 1,90,000, यहाँ पे हमने डेटर्स लिए हैं, क्यों लिए हैं उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। सर अभी बता दो, देखो ध्यान से, होगा क्या कि हमने जब गुड्स को वहां पे उनकी शॉप पे रखा था तो हमने उसको सेल की तरह ही ट्रीट किया, डेटर्स टू सेल एंट्री कर दी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर अप्रूवल नहीं आएगी तो एंट्री रिवर्स होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी रखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखने का रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से एक एडजस्टमेंट आती है, ये है पॉइंट जो कि आपको समझ लेना ध्यान से। सेल्स इंक्लूड ₹5,000 फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इस तरह से लिखा हुआ आएगा एग्जाम में एडजस्टमेंट। सेल्स इंक्लूड ₹5,000 मतलब जो ऊपर सेल है उसके अंदर 5,000 रुपीज की जो सेल जुड़ी हुई है वो क्या है, वो हमने बेची है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब वो जो हमने गुड्स सेल किए हैं अप्रूवल बेसिस पर सेल किए हैं, वो एक्चुअल में सेल नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और जो हमने गुड्स वहां पर रखे हैं एक्चुअल में तो हमें उनको क्या बोलना चाहिए कि हमने दूसरों की शॉप पर गुड्स जो रखे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट पर जो उनकी कॉस्ट है उस पे हमने 25% का प्रॉफिट वहां पे कमाया हुआ है। तो इसका मतलब जो ये क्या है, सेल के अंदर जुड़ा है, मतलब सेल प्राइस है, जो गुड्स हमने वहां पे रखे हैं उनका सेल प्राइस क्या है 5,000। अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2021, मतलब 31 मार्च 2021 तक कोई अप्रूवल नहीं मिला, इसका मतलब वो हमारी सेल नहीं है। जिन शॉपकीपर के पास हम अपना गुड्स छोड़कर आए थे उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दी, तो इसका मतलब वो हमारी सेल है ही नहीं। तो फिर वो क्या है सर, भाई वो तो ऐसे हुआ ना कि हमने अपना स्टॉक एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, क्योंकि जब वो सेल मान ही नहीं रहे, मतलब
वो अप्रूवल दे ही नहीं रहे तो उनकी परचेज नहीं है और हमारी सेल नहीं है। लेकिन हमने तो उसको सेल रिकॉर्ड कर लिया था, डेटर टू सेल एंट्री कर दी थी जब उनकी दुकान पे गुड्स रख के आए थे। तो कोई बात नहीं, अब रिवर्स कर लो, क्योंकि साल का आखिरी दिन है ना, तो आप रिवर्स कर लो। तो अगर आखिरी दिन भी आप रिवर्स कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। और इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा? इसका इंपैक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। क्यों? जब हमने फिजिकल काउंटिंग की होगी, यानी फिजिकली कैलकुलेट किया होगा, जो स्टॉक है फिजिकल उसकी काउंटिंग होती है, हमने उसको काउंट किया होगा, तो क्या वो गुड्स उसमें जुड़ पाए कि नहीं? सर कैसे बात कर रहे हो, जुड़ ही नहीं सकते। हमने अपने गोडाउन में 31 मार्च को जब काउंटिंग करी है तो उस वक्त वो जो गुड्स थे वो किसी और की शॉप पर रखे हुए थे, तो वो ऐड कैसे हो सकते हैं? तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000 का, उसमें उन गुड्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है जो गुड्स हमारा दूसरी शॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुड्स हमारा दूसरों की शॉप पर रखा हुआ है उसकी कॉस्ट, अगेन आई रिपीट, कॉस्ट को हम यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे गुड्स सेल नहीं हुए, ये हमारा ही स्टॉक है, दूसरों की जगह पे रखा हुआ है। तो आपको शायद बात समझ में आई है। तो दो इफेक्ट इसके होंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जो आपने डेटर टू सेल एंट्री डाल दी थी उसको तो अब रिवर्स कर लो। किससे? सेल प्राइस से। जो गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं उनका जो सेल प्राइस है उससे रिवर्सल होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट और होनी है, क्लोजिंग स्टॉक में आप उनकी कॉस्ट को ऐड करोगे। सर क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह आएगा यहाँ पर, क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा। एक आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, तो वहां पे भी आप एडजस्ट करोगे, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो वहां पे भी एडजस्ट करोगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चलेंगे। अब सर यहाँ पे ऐसे कैसे पता लगेगा? 5,000 तो पता लग रहा है कि जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर सेल हुए हैं, तो यहाँ पर उनका तो सेल प्राइस तो 5,000 है, बट उनकी कॉस्ट कैसे पता लगेगी? क्योंकि हमें तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट को ऐड करना है ना, तो कॉस्ट कैसे पता लगेगी? तो अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग किया है, या आप 12th क्लास में एक चैप्टर करते थे अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पे भी कॉन्सेप्ट आता था, अगर प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल प्राइस। इसको कैसे पढ़ते हैं? अगर कॉस्ट 4 रुपीज की है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बना? सेल प्राइस। तो प्रॉफिट का रिलेशन एक बार हम देख रहे हैं सेल के साथ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम कॉस्ट के साथ। तो इसी तरह से और भी मैं बता देता हूं, हालांकि इस केस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1/4 ऑफ कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी तरह से इसको 1/5 ऑफ सेल, इस एग्जाम्पल में। लेकिन मैं एक दो केस और आपसे पूछ लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट होता तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ऑफ सेल। जिन स्टूडेंट ने ब्रांच अकाउंटिंग कर ली है तो भाई उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपको पहले से आता है। अगर नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट, ये जो सेल प्राइस है, हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पर प्रॉफिट है 1/5 ऑफ सेल, मतलब जो 5,000 है, 5,000 में 1,000 का है प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी होगी? 4,000। कॉस्ट कितनी हुई? 4,000। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। तो हमें क्या करना है सर? सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सेल दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसको ले लीजिए आप। मैं हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देखो, सेल हमने उठाई यहाँ से 190, और हमने सेल कहाँ दिखा दी? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, ये नॉर्मल है। उसके बाद ये जो डेटर्स हैं ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, तो डेटर्स भी हमने लिख लिए 25,000। तो ट्रायल के आइटम हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो एक तो जाएगा आपका क्रेडिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर 40,000, और दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने कॉपी किया तो यहाँ पे
क्लोजिंग स्टॉक बाई लग गया है तो बाई नहीं लगाना, और ये ट्रेडिंग नहीं है, ये है बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। चलिए, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी लिख लिया जी, 40,000 इनर में रखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। अब ये मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूं ताकि ये आपको अलग से दिख जाए। अब हम इसका देखो क्या करना है, इसमें क्या है, कॉस्ट कितनी है 4,000 और सेल प्राइस है 5,000। तो पहले आप क्या करेंगे, सेल से लेस कर लो, क्योंकि हमने पहले इसको सेल मान लिया था, यानी डेटर टू सेल एंट्री कर दी थी, बट ये सेल एंड तक हमने इंतजार किया कि अप्रूवल आ जाए, अप्रूवल आ जाए। अप्रूवल आती तो सेल बनती, अप्रूवल नहीं है, इसका मतलब ये सेल नहीं है, तो आप रिवर्स करो एंट्री, सेल डेबिट टू डेटर। तो सेल में कितना माइनस करोगे आप, 5,000। क्या लिख दोगे, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, या शॉर्ट में लिखना है तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी जो सेल आ गई वो कितनी होगी एडजस्ट होने के बाद, 185। फिर डेटर से भी लेस करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यहाँ पे 5,000, यहाँ से लेस हो गया तो ये 20,000 आ गया। अब हमारे पास उसके साथ साथ क्या करना है, क्योंकि वो जो गुड्स हैं वो हमारे यहाँ पर जब हमने काउंटिंग करी थी तो वो ऐड नहीं हो पाए, क्योंकि वो दूसरे प्लेस पर रखे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स तो हमारी हैं। जब उन्होंने अप्रूवल नहीं दी तो गुड्स तो किसके हैं, हमारे ही हैं। उन्होंने मांगा थोड़ा ना था, हमने तो जबरदस्ती उनकी दुकान पे रखा था, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में उनकी कॉस्ट को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 44 और यहाँ पर भी आ जाएगा 44। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है कॉमन डेट्स। कॉमन डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना है इसको भी। कॉमन डेट्स बिल्कुल छोटी सी एडजस्टमेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, यहां पर मैं आपको बैलेंस शीट से समझा देता हूं। देखिए यहां पर एसेट साइड में हमारे डेटर्स हैं, यहां पे हमारे पास डेटर्स हैं 4 लाख रुपीस के, और लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 3 लाख रुपीस के। ठीक है, डेबिट साइड पे हमारे डेटर हैं और क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर है। सॉरी मैंने डेबिट साइड बोल दिया, एसेट साइड पर हमारे डेटर्स और लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए अब एक पर्सन है यहां पर मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित है। मिस्टर रोहित हमारे डेटर्स में उनका अमाउंट जुड़ा हुआ है 8,000, यानी हमने मिस्टर रोहित को कुछ सामान बेचा था या कुछ सर्विस दी थी और हमें उनसे पैसा लेना है 8,000। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहां पर क्रेडिटर्स में भी मिस्टर रोहित का कुछ पैसा जुड़ा हुआ है, यानी एक ही पर्सन है, और यहां पे उसके 6,000 रुपीज क्रेडिटर्स में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या कि रोहित से 8,000 रुपए लेने हैं और 6,000 देने हैं। ठीक है, हम दो बात कर रहे हैं कि रोहित से 8,000 रुपए लेने हैं और 6,000 रुपए उसको देने हैं। ठीक है, तो आपको क्या ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो हम जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये जो कॉमन एडजस्टमेंट है यानी कॉमन डेट है, ठीक है, कॉमन डेट है, कितना कॉमन है दोनों तरफ, कितना है कॉमन, कॉमन पार्ट कितना है 6,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 6,000 से क्या कर देंगे, डेटर और क्रेडिटर को कैंसिल कर देंगे। इसको कॉन्ट्रा कैंसिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर को 6,000 से कम कर देंगे और डेटर को 6,000 से कम कर देंगे। ठीक है, तो सर एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर को कम करने की एंट्री, क्रेडिटर को कम करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर को आप डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज 6,000 टू डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट
डिक्रीज। तो बड़ी सिंपल एक एंट्री होती है कॉमन जो डेट है उससे, ठीक है, 6000 जो दोनों में से कम हो उस अमाउंट से आप एंट्री कर दीजिए। अब क्या मतलब निकलेगा, अब इसका नेट मतलब ये निकलेगा, हाँ जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में अब ये जो 3 लाख के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब ये 3 लाख के जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई देंगे, 294, और यहां पर जो 4 लाख रुपीस के दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई देंगे 394। बात समझ में आ रही है। और यहां पे इस तरफ रोहित बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, रोहित यहां पे नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ रोहित के यहां पे इसमें जुड़े होंगे 2000 रुपए। हाँ जी, बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। आगे भी डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे बेड डेट, प्रोविजन, वो इसके बाद होनी है, ठीक है। पहले आप एक्चुअल अपने डेटर कंप्यूट कर लीजिए, उसके बाद ही आपके जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, वो यहाँ पर एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है ये। चलिए फ्रेंड्स, मैं मान के चलता हूं आपने गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और कॉमन डेट्स को अच्छे से समझ लिया है। चलो जी, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड 40,000। अब जब आपने गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस को समझा है तो आपको पता है कि यहां पर स्टॉक में भी इसका इंपैक्ट आ जाता है। तो चलो जी, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का मार्कर यूज करने वाला हूं। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे रख दिया 40,000 इनर में, क्योंकि आपको गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का इंपैक्ट इसमें अभी डालना है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी स्टॉक में इसका इंपैक्ट जाएगा। तो मैंने इनर कॉलम में 40,000 दोनों तरफ रख दिया, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। इंक्लूडेड इन डेटर्स 8,000 ड्यू फ्रॉम राम। डेटर्स में राम जुड़ा हुआ है 8,000 का, और क्रेडिटर में भी राम जुड़ा हुआ है 6,000 का, ठीक है। तो आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो जो दोनों में से छोटा है वो दोनों में कॉमन है ना। 8 और 6 में से छोटा कौन सा है, 6,000, तो दोनों में कॉमन है। तो क्रेडिटर से भी और डेटर से भी लेस कर दीजिए। एंट्री क्या बनेगी, हमारे क्रेडिटर कम हो गए और डेटर कम हो गए। क्रेडिटर डेबिट होंगे, डेटर भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डेटर भी कम, क्रेडिटर भी कम। तो ये जल्दी से आप यहां पे देख लो। कॉमन डेट्स, हमने डेटर को कम कर दिया 6,000 से, और साथ ही साथ क्रेडिटर को भी कम कर दिया। तो क्रेडिटर हमारे 40 से घट के कितने हो गए, 34,000 फाइनल आ गए। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल, ये तो हमने बताया था कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो डेटर बढ़ जाएंगे और बीआर कम हो जाएंगे। तो डेटर को हम बढ़ा देते हैं। डेटर देखो प्लस है, 5,000 प्लस हुआ है, और बिल रिसीवेबल 15,000 के हैं जो ट्रायल से आए थे हमारे पास, और डिसऑनर कितने हो गए, 5,000। तो रिवाइज्ड बीआर कितने आ गए, 10,000 के रिवाइज्ड बीआर आ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस आपने अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे 5,000 की सेल वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, 5,000 की सेल वैल्यू है, और प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का कितना है, 1/4, 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल होगा। तो 1,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। चलो, तो कॉस्ट कितनी आई, जो 5,000 के गुड्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी आई, उनकी कॉस्ट आई है 4,000। सेल्स इंक्लूड, सेल में जुड़ा हुआ है 5,000 की सेल में जुड़ी है फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च, गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। तो हमारा सेल में से कितना लेस होगा, सेल में से हमारा लेस होगा 5,000, सेल प्राइस इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अभी सेल है ही नहीं, अप्रूवल तो मिला ही नहीं कस्टमर से। और दूसरा इसका साथ ही साथ इम्पैक्ट डालो डेटर्स के ऊपर भी। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 5,000 यहां से माइनस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है स्टॉक में जोड़ना। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखना। जो गुड्स कस्टमर के यहाँ पे पड़े हैं है तो हमारी ना, तो उनको क्या लगेंगे, स्टॉक विद कस्टमर 4,000। तो हमारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 44,000। कुछ हमारे अपने गोडाउन में पड़ा है, कुछ हमारे कस्टमर की शॉप पर पड़ा है तो हमारी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्चुअल में 44 आएगा, दोनों ही जगह पे, ट्रायल में भी और बैलेंस शीट में भी, राइट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, आगे कहता है वो वेजेस इंक्लूड 5000 स्पेंड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, मशीनरी को बढ़ाएंगे, वेजेस को कम करेंगे। लो जी, वेजेस को हमने कम कर दिया मशीनरी लिखकर, तो नई वेजेस का जो अमाउंट आ गया, रिवाइज अमाउंट, वो 30,000 आ गया, और मशीनरी को यहां पर हम बढ़ाएंगे, मशीनरी को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्रिएट ए प्रोविजन बनाएंगे डेटर के ऊपर 5% का। तो डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन। देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि पहले मुझे प्रोविजन बना लेना है या पहले डेटर को सही करके निकालना है। तो ध्यान देना, यहां पर बीकॉम लेवल पर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, पहले डेटर को आपको ठीक करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है, जो जो उसमें गलतियां हो रही हैं पहले सही डेटर निकालना है, उसके बाद प्रोविजन बनाना है। अगर बच्चा मान लो डेटर के ऊपर पहले ही 5% प्रोविजन बना देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस का खेल बहुत ज्यादा है बीकॉम लेवल पे, बहुत ध्यान से आपको करना है। तो डेटर से रिलेटेड सारी आपने एडजस्टमेंट डाल दी है इसमें, और कोई एंट्री डेटर से रिलेटेड नहीं है। 19,000 के नेट डेटर आ रहे हैं जो सही है। फिर आप इसके ऊपर प्रोविजन बनाओगे, नया प्रोविजन जो अगले साल के लॉसेस को कवर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो 19,000 का 5% 950, रिवाइज्ड डेटर की फिगर आ गई 18,050 रुपए, और इसका प्रोविजन का इंपैक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा दोगे। ये न्यू प्रोविजन है। तो मैं तो आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बता देता हूं कि आपको पुराना जो प्रोविजन है अगर वो बच जाए तो आपको कैंसिल कर देना है, क्रेडिट साइड पे इनका ये प्रॉफिट एंड लॉस के दिखा देना है, और जो नए सिरे से भी नया प्रोविजन बना लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप एडजस्टमेंट करके कैसे भी दिखा सकते हो। कभी कभी ऐसे कर देते हैं, पुराना प्रोविजन इतना पड़ा है, नया इतना बनाना है, तो पुराने में से नया हटा दो तो नेट बना लो। वो भी आप कर सकते हो भाई, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, चलो आगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस। ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो प्रीपेड एक तो बैलेंस शीट में ही आ जाएगा प्रीपेड टैक्सेस, और दूसरा आपका यहां से लेस होगा। रेंट रेट्स में 2,000 का लेस हो गया, 15,000 के थे ट्रायल बैलेंस से आए थे, और 2,000 के लेस हो गए तो 13,000। फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन है मशीनरी के ऊपर 10%। अब देखो मशीनरी में भी यही पॉइंट है जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा था। मशीनरी में अगर मान लो डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट उन्होंने ऊपर रख दी और नीचे कहा कि हमने वेजेस पे करी इरेक्शन के लिए, मशीनरी के लिए, और वो हमने वेजेस में डाल दिया, बच्चा क्या कर देगा जल्दीबाजी में 50,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन निकाल देगा 5,000। जबकि आपको पहले सारी एडजस्टमेंट को सीक्वेंस में देखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट पहले आनी चाहिए। यानी मशीनरी में पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी निकालनी पड़ेगी 55,000, और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा 5,500। 49,500 ये रिवाइज फिगर आ गई। तो 5500 आप यहां पर भी दिखा दो डेप्रिसिएशन और मशीनरी, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हमारे पास और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सारा काम हो चुका है। और यहां पर भी हमने कुछ छोड़ा नहीं था। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट था हमने वो पहले डिस्कस कर लिया था। चलो देख लेते हैं फिर छोटा करके इसको, कहीं पर कोई पॉइंट यहाँ पे ना बचा हो। आप एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ अब ये पूरा आ रहा है, इससे थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ। लो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ा है बिना डिस्कस किए हुए। हाँ ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप कहोगे सर आपने पूरा डिटेल में नहीं समझाया। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा, जैसे क्लास स्टार्ट करूंगा वैसे ही वो पॉइंट दोबारा से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया है, एक्रूड वाला भी हमारा हो गया है जी। चलो ठीक है।